इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादाद अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील और आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा। आज एपिसोड है 102। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो के एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में ही पॉलिटिकल मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पॉलिटिकल मामलात तब्दील होते हैं, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में हर कंट्री पे पड़ता है। लेकिन अभी जिस तरह के वाक़यात, हालात वाक़यात चल रहे हैं पूरी दुनिया में, आज हमारी कोशिश होगी कि हम उसके ऊपर नज़र डालें और आपको इस बारे में बता सकें कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। क्योंकि चीज़ें जो है जिस तरह से चलती हुई आ रही हैं पिछले चंद सालों से, अगर आप ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि जो यूजुअल थिंग्स थी अब वो अनयूजुअल होने वाली हैं। और जिन चीज़ों को हम सोचते थे हमेशा कि ये तो यही है, यूनिवर्सल ट्रुथ के तौर पे लेते थे, अब शायद वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना रहे, क्योंकि बहुत तेज़ी से हर तरह के रीजन में बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ दिख रही हैं। पॉलिटिकल लोग डिसीजंस ले रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती थी चीज़ें, अब शायद उनकी वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। पावर कॉरिडोर्स चेंज हो रहे हैं और साथ-साथ जो करेंसी के मामलात हैं, जो डोमिनेशन है करेंसी की, वो कहीं न कहीं अब ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म पज़ीर होती नज़र आ रही है। आने वाले वक़्तों में इस क्या मामलात होंगे, क्या नहीं होंगे, इस बारे में हम सलमान भाई के सामने चीज़ें रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है। क्योंकि आपने देखा कि एक ऐसी चीज़ जिस पे शायद वो इस वक़्त मेरा ख़्याल है कि 2023 की सबसे बड़ी न्यूज़ थी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, ये कि ईरान और सऊदी अरब जो है वो इस एक पेज पर आ गए हैं। साथ-साथ अब अमेरिका जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ अब उनके जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन कर सकें और बड़ी क्लोज़ली इस चीज़ को देख रहे हैं। इसके अलावा इस वक़्त अमेरिका को अपनी मईशत के हवाले से ये ख़दशात लाहक हैं कि उनकी जो करेंसी है डॉलर, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि ख़ित्ते में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसकी तमाम तर डिटेल्स आपको सलमान प्रोवाइड करेंगे। जी सलमान भाई, आपकी तरफ टाइम ज़ाया किए बगैर आऊँगा और पूछना चाहूँगा कि इस वक़्त पूरी दुनिया के क्या मामला चल रहे हैं? क्योंकि हम अपने मुल्क की जो सियासी तनाज़ुर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह सी किसी अफ़रा-तफ़री चल रही है। तो उस हवाले से आप क्या कहिएगा? जी। जी अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी अहमद, जैसा कि आपने कहा, हम कोई आइसोलेशन में तो नहीं एग्जिस्ट करते, हम भी दुनिया का पार्ट हैं और जैसा कि हम दुनिया का पार्ट हैं तो दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसका इफ़ेक्ट तो हमें आएगा। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे आसपास जो मामला चल रहे हैं वो इतने जिसको कहते हैं कि वो टेक्टोनिक शिफ्ट्स हैं बेसिकली जो हो रही हैं और जो कि डेकेड्स में होती हैं, या आप कह देंगे कुछ सदियों में कोई इस तरीके की जो है वो जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट्स आते हैं जो हम देख रहे हैं कि इन चंद सालों में और जो पिछले चंद सालों में हो रहे हैं, और उसकी जो है वो राह हमवार हो रही है। जो जो चीज़ें हम समझते थे कि ये तो बस जैसे कि कहा आपने कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो अब यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहा और चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। हम बेसिकली अब वो बाइपोलर वर्ल्ड में ज़िंदा हैं, जो कि हम एक अरसे से सोवियत यूनियन की डिक्लाइन के बाद हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड में थे। लेकिन दोबारा से अगर आप सोवियत यूनियन से देखें तो हम तकरीबन 3 डेकेड्स बाद एक बाइपोलर वर्ल्ड में जो है वो दोबारा जो है अब एग्ज़िस्ट करते हैं। और जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो तब्दील हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तरफ एक ग्रुप जो है वो बन रहा है, उभर रहा है, और बेसिकली अगर आप एक ग्रुप की बात करें तो वो ब्रिक्स है, जो बेसिकली इस सब चीज़ों को वो कर रहा है। अब उसमें रशिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है और इंडिया है। और इनका आपस में ये कंसेंसस है कि जो डॉलर की डोमिनेंस है, उसको उनको चैलेंज करना है। और उसके लिए उन्होंने आपस में भी
और अपने रीजनल ममालिक में भी एक दूसरे से लोकल करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ये उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो कि हम बता रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकली जैसे कि हम आपको कह रहे हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड में अब हमें ज़िंदा हैं, तो उसका मतलब ये है कि अब जो ताकत का सा चश्मा है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स नहीं रह गया, अब वो चेंज हो चुका है और उसमें शिफ्ट आ चुका है, और रशिया और चाइना जो है वो ईस्ट से यानी मशरिक से उसको लीड कर रहे हैं बाइपोलर वर्ल्ड के एक हिस्से को। ब्रिक्स के हवाले से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ब्रिक्स जैसे कि हमने बताया कि एब्रीवेशन है इन ममालिक का, और वो अभी से नहीं काफ़ी अरसे से जो है वो एग्जिस्ट भी करता है, और बल्कि वो कोशिश भी कर रहा है कि जो ये जो डॉलर डोमिनेंस है फॉरेन ट्रेड में, उसको जो है वो बेसिकली स्लोली ग्रेजुअली चैलेंज किया जाए, ना कि अचानक से। क्योंकि अचानक से और सडन जो है वो चैलेंज करना और हेड ऑन जाके जो कि कॉन्फ्लिक्ट में जाना, उसका मतलब आपको पता है कि फिर अमेरिका जो है वो अपनी पूरी माइट यूज़ करता है। और आपको पता है कि फिर माजी का आप अगर किस्से उठा लें तो क्या हुआ है कि अगर किसी आइसोलेशन में किसी कंट्री ने चैलेंज किया इसको, तो उसके साथ फिर क्या हुआ। ये DW बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। और ये मतलब जर्मन टीवी है और पूरा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है, वो कह रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ब्रिक्स नेशन ऑफर अल्टरनेटिव टू वेस्ट। अब आप देख लें ये वेस्ट के मीडिया से खुद ये बातें आ रही हैं कि जो ब्रिक्स है वो एक अल्टरनेटिव रूट दे रहा है दुनिया को अमेरिका के मुकाबले में, और अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। लेकिन ये बात आप याद रखें, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसको हम डिस्कस भी करते रहे हैं, मतलब सुपरफिशियली, कभी हमने कभी उस पे जामे प्रोग्राम नहीं किया, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी करेंगे। क्योंकि अब हम, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि जब हम फोकस करते हैं पाकिस्तान पे तो हम बेसिकली जूम इन कर रहे होते हैं, और जैसे ही हम जी, जी। जूम आउट करते हैं तो हम जियोपॉलिटिकल चीज़ों पे आ जाते हैं। तो हम बेसिकली अब जूम आउट मोड में आ गए हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी सारी जो है वो चीज़ें चेंज हो रही हैं कि अब हमें उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका को सिर्फ ब्रिक्स ने चैलेंज नहीं किया। अगर आप देखें आजकल जो हो रहा है, अभी बिल्कुल रिसेंटली जो है वो उनके एंथनी ब्लिंकन जो है वो रियाद में थे, और वो सऊदी अरब को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो रशिया और चाइना वाला कैंप है वो ज्वाइन मत करें और हमारे साथ ही अलाइनमेंट रखें। अब मैं आपको पहले बताऊं कि पहले होता ये था कि सऊदी अरब को बेस्ट डील चाहिए। आप MBS को अगर जानते हो तो वो कहते हैं कि मुझे बेस्ट डील कौन ऑफर कर रहा है। ये काश के ये हमारे हुक्मरान भी, मैं हाशिए में ये बात भी करते चलूं कि काश हमारे हुक्मरान भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट रख के इस तरह ही चलते हैं। सो ब्लिंकन का ये विजिट है सऊदी अरब का, और वो दोबारा रिबिल्ड करना चाह रहा है टाइस, लेकिन इसमें वो शायद कामयाब ना हो सके अहमद। उसकी वजह यह है कि चाइना ने जो अपनी इन्फ्लुएंस दिखाई है और जो रशिया के साथ मिल के जो डील ऑफर की है सऊदी अरब को, वो डील उससे कहीं ज़्यादा है जो अमेरिका पीनट्स की शक्ल में देता रहा है सऊदी अरब को। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, और हमारे व्यूअर्स को बोलूँगा कि आप ज़रा इस लेवल पे जाके सोचना शुरू करें, इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाके सोचना शुरू करें, तो फिर आपको पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो डॉट कनेक्टिंग होते हुए नज़र आएगी आपको, अदरवाइज़ आपको नहीं नज़र आएगा अगर आप आइसोलेशन में देखेंगे। देखें डील जो है वो बेस्ट डील MBS अपनी जो है वो सीख कर रहे हैं। डील क्या थी अमेरिका से, पहले मैं वो थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूं ताकि पता लग जाए कि डील थी क्या। डील ये थी भाई कि पेट्रो डॉलर, ठीक है, हेनरी किसिंजर ने किंग फैसल के जरिए ये बात जो है वो सीमेंट करा ली थी कि आप जो है जो भी ऑयल बेचेंगे वो डॉलर में बेचेंगे, चाहे किसी को भी बेचें। तो एक परप्यूचुअल, एक हमेशा के लिए एक डिमांड क्रिएट कर दी थी डॉलर की, ये बात करके हेनरी किसिंजर ने। कैसे हेनरी किसिंजर अभी भी जिंदा है, ठीक है, वो उस वक्त जो है वो एक्टिव होते थे, तो वो उस ज़माने में आए और उन्होंने किंग फैसल के ज़माने में ये बात डील करवा दी कि आपने जो भी ऑयल बेचना है वो डॉलर में बेचना है, अपने रियाल में भी नहीं बेचना। पहली बात तो ये बड़ी हैरानगी की बात है कि मेरी चीज़ है, मैं अपनी करेंसी में नहीं बेचूं, आपकी करेंसी में बेचूं, मतलब ये अजीब सी बात है। और आप भी थर्ड पार्टी हो, ये नहीं कि आप अदर साइड ऑफ द ट्रेडिंग पार्टनर हो मेरे, ठीक है। तो ये एक अजीब सी बात है। लेकिन पेट्रो डॉलर का आपको पता है कि पेट्रो डॉलर की पैदाइश हुई वहाँ से, और इसके बाद ही चलता रहा, और आज के दिन तक पेट्रो डॉलर चल रहा है। लेकिन अब इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया है, और डील ये थी कि अमेरिका का जो पैसा बिकता था, जो ऑयल बिकता था, वो डॉलर में उसकी पेमेंट होती थी। जब डॉलर आता था अमेरिका के पास, तो अमेरिकन ने डील ये की थी कि यही जो कैश है पूरा, और ये जो इन्फ्लो आ रहा है आपको सारा, ये आप अमेरिकन बैंक्स में ही रखवा दें, और अमेरिकन ट्रेजरी बिल्स में रखवा दें, टी बिल्स जैसे कहते हैं, और अमेरिकन रियल एस्टेट और दूसरे जो उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं वहाँ पर आप इन्वेस्ट करें, और वहाँ से आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो पैसा बेसिकली घुमा फिरा के अगर मैं बात करूँ अहमद, तो वो USA में ही रहता था। मतलब वो बुक्स पे, वो कागज़ पे तो सऊदी अरब में होता था, लेकिन वो पैसा बेसिकली पड़ा हुआ कहाँ था,
वो यूएसए में ही रहता था। मतलब सिस्टम ऐसा बनाया गया था, मतलब डील ऐसी दी गई थी कि पैसा आप पहली बात तो डॉलर की परपेचुअल डिमांड बना दें आप हमारी, वो बन गई पेट्रो डॉलर की वजह से। और जो पैसा आ भी रहा है, जो रेवेन्यू का इनफ्लो हो रहा है, जो कैश का जो इनफ्लो हो रहा है, और जो रेवेन्यू स्ट्रीम बनाई है आपने इससे, वो पैसा आप रखवा दें हमारे ट्री बिल्स में, यानी अमेरिका में, हमारे जो S&P 500 है वहाँ रखवा दें। आप जो है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें। मतलब एक पूरा पोर्टफोलियो आपको एक पूरा एक जबरदस्त बना के एक बास्केट दी गई कि यहाँ जी, पर जी। आप इन्वेस्टमेंट करें, ये इन्वेस्टमेंट अरीना है। तो पैसा बेसिकली टेक्निकली वो अमेरिका में रहता था, और अमेरिका की जो इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है, जब पैसा जा रहेगा तो वहाँ पर उनकी इकोनॉमी को फायदा होता था, रोजगार भी क्रिएट होता है वहाँ से, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जो न्यू डील है वो ये है, और दूसरी बात, और अमेरिका उसके एवज क्या करता था, अमेरिका बोलता था मैं आपको आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, आपको आपकी असलहे की जरूरियात प्रोवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका जो अजली दुश्मन है अक्रॉस द पर्शियन गल्फ, जो कि ईरान है, वो उसकी तरफ से आपको बहुत थ्रेट है। बात समझिए। तो ये थी कंप्लीट डील। ठीक है, वैसे तो इसमें बहुत सारी और भी चीजें, लेकिन मैं मुख्तसर रख रहा हूं अभी, ताकि हमारे व्यूवर्स को जी, थोड़ा जी। यहां तक तो पहुंचाएं। ठीक है, आने वाले प्रोग्रामों में बताएंगे। अब उस डील का अल्टरनेटिव, अब आप समझ गए कि अब जरा मैं उसका मिरर इमेज बनाने लगा हूं कि अब आप उसका अल्टरनेटिव डील क्या है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, रशिया चाइना ने बोला हम देंगे आपको सिक्योरिटी। ठीक है जी। अच्छा, आपको क्या चाहिए? भाई मेरा ऑयल, मेरी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऑयल है बेसिकली, और अभी उसी जी। साथ साथ वो एमबीएस ने एक और काम भी शुरू किया कि केएसए को, मतलब सऊदी अरब को, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया को डाइवर्सिफाइड करना भी शुरू कर दिया, यानी टूरिज्म के खिलाफ तरफ भी ले गए ऐसे साथ। मीन वाइल कि ये डील अभी चल ही रही है, और ये डीलें वो होती हैं कि अहमद सालों में फाइनलाइज होती हैं, ये मतलब जी। महीनों में नहीं, सालों लगते हैं। तो मीन वाइल वो जो फेज है, कौन सा वाला फेज, जहां पे आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इकोनॉमी को, यानी ऑयल बेस से निकाल कर आप टूरिज्म और बाकी चीजों में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी चाइना और रशिया देने को तैयार है, बिल्कुल देने को तैयार है, और अब वो कह रहे हैं कि आप एक काम करें, ऐसा करें, आप रियाल में बेच दें, या अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम युआन, चाइना ने कहा कि मैं सेकंड नंबर की जीडीपी हूं दुनिया की, और है भी, मैं आपको युआन पेश करता हूं, आप पेट्रो युआन कर लें। अगर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, यानी रियाल में एकदम नहीं जाना चाह रहे आप, तो उससे एक स्टेप पहले पेट्रो युआन कर लें, यानी वही डील जो आपने अमेरिका से की थी वो मुझसे कर लें, लेकिन मैं शराइत वैसी नहीं रखूंगा, मैं शराइत भी आपको जी। थोड़ी सी नरम रखूंगा। ठीक है, और आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप सारे पैसे वो जो युआन से जनरेट होंगे वो चाइना में इन्वेस्ट करें, नहीं, आपकी मर्जी, आप जहां भी करें। तो ये तो बड़ी लुक्रेटिव डील लगती है अगर आप दोनों को कंपैरिजन करें। अच्छा, और मीन वाइल एमबीएस ने वहां पर डाइवर्सिफाइड करना शुरू कर दिया है पोर्टफोलियो को, जो आपको आप देख रहे हैं कि वो जो न्योम सिटी है और सब कुछ सबको पता है जी, आजकल, जी, जी। बहुत सारी चीजें बन रही हैं रेड सी के ऊपर, सारा सब कुछ। ठीक है, वो सब कुछ चल रहा है। तो उसमें ये अमेरिका के जो अभी 2 दिन पहले ब्लिंकन आए, वो ये करने आए कि भाई ये डील मत करो, हम आपको थोड़ा और दे देते हैं, यानी पीनट्स हम 4 देते थे, अब हम आपको 5 मिनट दिया करेंगे, लेकिन प्लीज हमारे तक रहो, वहां मत जाओ। ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है, ये कोई छोटा मोटा कंट्री इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश तो ऑफर कर नहीं रहा सऊदी अरब को कि वो बोले। यहाँ पर अमेरिका को भी पता है कि सामने वाले पलड़े में जो है वो वजन काफी है, जी, जी, जी। इतनी आराम से वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं जा सकता, वरना तो आपको आपको रिजीम चेंज के नाम पे डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं आपकी कंट्री में, आपके यहाँ कोई डिक्टेटर बैठा हुआ है, कोई ना कोई लॉलीपॉप देके आपके यहाँ आ जाते चढ़ दौड़ते, नहीं, ये भी नहीं हो सकता ना। वो चाइना को चाइना को तो नहीं बोल सकते, कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रोटोकॉल है, जो प्रेसिडेंट जी हैं वो अब ताहयात सिलेक्ट हो चुके हैं, तो ये भी नहीं अमेरिका कर सकता कि मैं चाइना में आके डेमोक्रेसी लेके आता हूँ, या वो पुतिन को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा सकते कि यार डेमोक्रेसी इतनी अच्छी चीज है। ये पुतिन को तो आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, आप हमारे यहाँ पढ़ा ऑफ दें ट्यूशन। कोर्स। ये आप समझें। तो एक बेटर डील क्रैक की, और बेटर डील स्ट्राइक की, और एमबीएस जो है ना उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें उन्होंने, अब आप प्ले देखे कितना स्मार्ट कर रहे हैं वो, इतना एक्सपेक्टेशन थी नहीं उनसे, लेकिन जो उन्होंने क्या किया, अमेरिका को बोला अच्छा एक काम करें, मुझे सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम लगाते हैं केएसए में। जी। अभी मैं बहुत आपको बिल्कुल ताज़ा बातें बता रहा हूँ आपको, ये कोई इसमें कोई वो बात नहीं है, ब्रेकिंग समझ लें आप। हमें आप सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम दें, यानी ड्यूरिंग द फाइनलाइजेशन ऑफ दिस डील एमबीएस जो सिक्योर कर सकते हैं वो सिक्योर कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ इवेंचुअली वो चले जाएंगे चाइना और रशिया की डील की तरफ, क्योंकि वो बहुत लिक्रेटिव और बेटर डील है।
उस वाली डील में सलमान भाई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या फैक्टर आपके नजदीक क्या है? यार एक तो सऊदीज जो है ना वो दे आर रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस डिक्टेशन थिंग ना, मतलब जो अमेरिकन डिक्टेशन जो देते हैं ना वो दे रियली सिक एंड टायर्ड ऑफ, वो हमारी तरह के नहीं है कि अमेरिका ने बोला कि यार मतलब ओबामा खुद हैरान हो गया कि हमने बोला था भाई, हमने सोचा था कि हमने उनको बोला है कि आप ड्रोन स्ट्राइक हम करेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, तो हम भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये तो हमसे पहले ही लेट जाते हैं। तो वो वाला सीन नहीं है, आप बात समझिए जी। जरा। अरब मेंटेलिटी आप समझें, आप भी रहे हैं अरब में, मैं भी एक अरसे से हूँ, मेंटेलिटी समझता हूँ। वो डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं करते किसी चीज़ की, उसकी कई वजूहत हैं, फ्रीडम हुर्रियत रही है उनमें, ठीक है ना, वो रहे हैं इस तरीके के। टर्क्स को आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको पता ही बात। वो कहते हैं कि यार एक मिनट, मतलब डिक्टेशन आपसे नहीं ले रहा मैं, हाँ मुझे आप कन्विंस करें लॉजिकली। तो एक वो फैक्टर बड़ा ज़्यादा है। और आजकल के अगर आपने पिछले 3-4 हफ्ते के बयान देखे हो एमबीएस के, तो ये जो फैक्टर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये वाला डोमिनेंस वाला और डिक्टेशन वाला, ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा कि वो बोल रहे हैं कि ये आपकी क्या हमें बताते रहते हो, क्या बार-बार हमें बोलते रहते हो कि। और बाइडेन ने बोला कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, उसने कहा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। और जब बाइडेन गया और आमने-सामने उसके सामने बैठा एमबीएस के सामने, तो एमबीएस को जब उन्होंने कहा कि तुमने जमाल खशोगी के साथ क्या किया था, इस्तांबुल में उसकी जो एम्बेसी में जो हुआ था, वो जो सऊदी वो था, तो उसने कहा कि तुम फिर मैं तुमसे पूछूं तुमने गौतानामा में क्या किया था। मतलब ये डायरेक्ट बात हो रही है अहमद, जी। ये डिप्लोमेसी की थ्रू बात नहीं हो रही, ये मैं और आप फेस टू फेस जैसे बात कर रहे हैं। तो इस लेवल पे हीटअप हुआ हुआ है मामला, और वो डिक्टेशन लेने के मूड में नहीं है बंदा, अपने मतलब यंग एज में है वो, अर्ली 30s में है लड़का, और उसको पता है कि अगर वो क्राउन प्रिंस है, अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो वो ताहयात है। तो उसके जी। पास तो बड़ी स्टेक्स हैं, उसके उसके हाथ में तो बड़े स्टेक्स हैं, पूरे रीजन के, अरब रीजन के, मिडल ईस्ट के। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखें, दैट्स वाई वो मेन रीजन ये है कि वो डिक्टेशन ही लेना चाह रहे हैं। और वो अब थक गए हैं, देखो उनको भी पता था पहले यूनिपोलर वर्ल्ड है एमआर, उनको पता था अब कहाँ जाएं, ये नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे। तो अब उनको पता लगे एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ चुका है, एक बायपोलर वर्ल्ड हो चुकी है, पावर कॉरिडोर्स जो हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमें मार्जिन मिलेगा, और ऐसी बात नहीं है, रशिया और चाइना ने उनको बाकायदा श्योरिटीज दी हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ और कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जी, दैट इज द रीजन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, हाँ और बिल्कुल नॉट टू फॉरगेट, ये जो आप बता रहे हो ये तो हिस्टोरिक पिक्चर है, मेरे ख्याल में फ्रेम करके लगानी चाहिए अपने जी। हमारे जी। फॉरेन ऑफिस में भी इसको, कि ये जो ईरानी इनकलाब के बाद ये सारा तमाशा हमारे यहाँ हुआ, एक्सट्रीमिज्म और ये और वो, ये देखें, ये तस्वीर देखें आप। और हाँ, ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं बेसिकली, ये भी पार्ट ऑफ द डील है, ठीक है, ये भी पार्ट ऑफ द डील है। यानी मैंने आपको बताया कि जो पुरानी डील थी अमेरिका के साथ वो ये थी ना कि पर्शियन गल्फ के उस तरफ आपका अजली दुश्मन है ईरान। तो रशिया चाइना ने बोला ठीक है, जो अजली दुश्मन है अगर मैं आपको साथ ला के बिठा दूं और श्योरिटी दिलवा दूं कि वो आप पे कभी अटैक नहीं करेगा और आपके लिए जी। खतरा नहीं होगा, तो उसने बोला बेहतरीन हो जाएगा। और यहाँ तक बात जा चुकी है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट कंपनीज और सऊदी इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि हम ईरान में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ तक मामला जा चुका है। तो अमेरिका के व्हाइट हाउस में अलार्म बज रहे हैं कि हमारा जो सबसे मेन एलाय था मिडल ईस्ट में, वो अब उस जी, कैंप सुन में के जा जो रहा है। मेहनत की हमने। जी 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 जी। और मैं थॉमस फ्रीडमैन की किताब का एक इंशाल्लाह किसी से हम करेंगे। उन्होंने, वो ज्यूइश अमेरिकन राइटर हैं, ज़बरदस्त किस्म के, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि मतलब उन्होंने ये बात कही है कि अमेरिका अपने इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के जमे हुए, और उनको अवार्ड मिल चुका है, पुलिट्जर अवार्ड मिल चुका है उनको अपनी किताबों पे, वो हल्का बंदा नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। अभी मैंने नॉम चॉम्स्की को पढ़ा कुछ अर्से पहले, और सुना, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को अब शायद ही कोई मेरिकल ही होगा कि वो रुके इरिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ जाते हुए। तो ये वो लोग हैं कि लिविंग लेजेंड्स हैं, आपको पता है, इनकी बात से, इनके मुंह से निकला हुआ वर्ड ही जो है वो बेसिकली जो है वो वर्डिक्ट हो जाता है। ये सब बातें एक ही शेप में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब वो बाइपोलर वर्ल्ड बन गया और आपको नजर आ रहा है ये अनफोल्ड होते हुए। हम आपको बस सलीस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को, कि हमें पता लगेगा कि ये हो क्या रहा है, और इसके फिर रिपरकशन देखें। हम बताना क्या चाह रहे हैं, इसके रिपरकशन पाकिस्तान पे और इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे कैसी होंगी। देखें, अगर सऊदी और ये ही निकल जाते हैं इस कैंप से, जो हम पे प्रेशर करते थे, जो हमारे साथ रहते थे कि हमें नहीं यार इसी कैंप में रहो, नहीं यार, जब वही निकल जाएंगे तो हमारा उस कैंप में रहना फिर बनता नहीं है।
पूरा रीजन बिल्कुल नहीं शिफ्ट हो रहा मानता। है। हाँ, पूरा रीजन शिफ्ट हो रहा है, और इंडिया ने, आपको फुल मार्क्स देने पड़ेंगे, इंडिया ने अपनी पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट रखी हुई है कि वो ब्रिक्स में भी है और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलाय भी है चाइना के अगेंस्ट। आप चेक करें अहमद, मतलब थोड़ा तो कोई सेंस हमारे फॉरेन ऑफिस में, कोई कुछ तो थोड़ा सा कुछ कोई काम कर ले यार। मतलब इंडिया को देखें, स्ट्रेटेजिक अलाय है अमेरिका का इस रीजन में, और ब्रिक्स का भी सबसे जो है वो मसरूफ मेंबर है, जो कि डोमिनेंस के खिलाफ काम कर रहा है डॉलर की। आप अंदाजा करें। सलमान भाई, लेकिन बात आपकी वही है ना कि लेकिन हम शिकवा किससे करें? कौन, कोई है ही नहीं। किससे किससे करें शिकवा? आप हम अपने मुल्क अपने के मुतालिक तो बात कर ही नहीं सकते। जिस जगह पे इस वक्त सऊदीया, ईरान और चाइना और रशिया के मामला चल रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल था कि पाकिस्तान को वहाँ पे डोमिनेंस होनी चाहिए थी, क्योंकि खित्ते का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान। लेकिन वी आर नो वेयर, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है मुझे इस चीज़ की कि हम क्यों नहीं है कहीं। हमें नोबडी बना दिया गया, हम नोबडी है नहीं। हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारा जो वजन है, उसके हिसाब से, जो हमारा कद काट है उसके हिसाब से हम है नहीं नोबडी, पर हमें बना दिया गया है नोबडी। ठीक है, और वो आपने कहा ना, ये अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, कोई और नहीं है भाई, अपने ही लोग हैं। ठीक है ना। खैर, हम हमारा आज ये टॉपिक नहीं है, हम अब आगे बढ़ते हैं, और हम जाते हैं कि हम थोड़ा जो है ना यूरो एशिया की तरफ जाते हैं, जहाँ पर जी। एक और जो है महास गर्म है, जो कि रशिया और यूक्रेन का है, और वो अब अपने जो है वो उस स्टेज में जा चुका है जब नेटो जो है वो बाकायदा पर्दों के पीछे से जो है वो रोनुमा हो चुका है। पहले तो पर्दों के पीछे से काम कर रहा था, अब वो पर्दे के पीछे से बाहर आ गया और सामने आके खड़ा हो गया। और अब ये जो जंग है, आप देखें कि डोंट सपोर्ट, अब देखें बाकी नेटो के कंट्रीज को ये भी पता है कि रशिया से हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट नहीं ले सकते आइसोलेशन में, इंडिविजुअली। तो 10 नेटो के कंट्रीज हैं वो रिलक्टेंट हैं और एग्री नहीं करते जो यूक्रेन की पॉलिसी है जेलेंस्की की। ये जो कॉमेडियन है, बेसिकली कॉमेडियन है, हमारे व्यूवर्स को हम ये भी बोलेंगे जाके इसकी हिस्ट्री पढ़ें। ये कॉमेडी करता था, और उस कॉमेडी एक ड्रामे में इसको प्रेसिडेंट बनाया गया था यूक्रेन का, जी। कॉमेडी ड्रामे जी। में। तो इसने इतना सीरियस ले लिया उस रोल को और करेक्टर को, ये करेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहे। ये बंदा करेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा। बस इस कमेंट से आप समझ जाएं, ये बंदा उस करेक्टर से बाहर नहीं आ रहा। हालांकि इसको पता है कि इसकी डोरियां नेटो हिला रही है, लेकिन ये समझ रहा है कि नहीं, मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। ठीक है ना। तो ये कॉमेडी में प्रेसिडेंट बना था यूक्रेन का, एक कॉमेडी सीरियल में, और उसके बाद ये उतने करेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा है। तो नेटो के कुछ ममालिक भी रिलेक्टेंट हैं यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अमेरिका आपको पता है सपोर्ट कर रहा है, और जब तक अमेरिका सपोर्ट कर रहा है तो वो नेटो को भी पुश करता रहेगा कि आप भी सपोर्ट करो। तो वो पूरा रीजन जो है वो क्यास में गया हुआ है। लेकिन थैंक्स गॉड, प्यूटिन जैसा स्मार्ट बंदा जो है वो ऑफिस में बैठा हुआ है उधर, और उसको पता है कि क्या करना है, और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि क्या करना है। शायद ही किसी बंदे को पूरी दुनिया में इतनी अच्छी तरीके से पता हो कि उसको क्या करना है, जो पावर में हो, जो कि प्यूटिन है। मतलब उसको पता है कि व्हाट ही इज डूइंग, मतलब। और ये रशिया ने, अब देखे ना इनके बयान देखे, हमारे बयानों से कंपेयर करें, रशिया मस्ट एंड इल्यूजन्स अबाउट वेस्ट। अब देखें ना, और ये मैंने हाईलाइट भी किया है आपको कि आप बेबाकी देखें, हमारे हमारे लोगों को थोड़ा सा सीखना चाहिए, बेबाकी थोड़ी सीखें कि ये बोले कि इट कैन ओनली कम्युनिकेट विद द वेस्ट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ पावर। ठीक है ना। रशिया बोल रहा है कि हम पोजीशन ऑफ पावर से तेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे, और क्यों? क्योंकि वेस्ट जो है वो पावर की ही जबान समझता है। अब इनकी जो ये जो सेनेटर है बड़ी फेमस, लेंटिनिया नाम है इनका, ये बोल रही हैं रशियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे। वो कहते हैं कि आप सिर्फ पावर की जबान समझते हैं, हम पावर की बात करेंगे आपसे। अच्छा, इसको मैं एक और चीज से कनेक्ट करता हूँ अमर, अगर आप वो फ्लैश करा सकें, कि नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो है, देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 तो इन्होंने सर्द खाने में डाल दी, कोल्ड स्टोरेज में डाल दी, नहीं बनने दी। जो रशिया से पाइपलाइन जाती थी यूरोप को गैस की, नॉर्ड स्ट्रीम 2, उस पर तो कंस्ट्रक्शन ही रोक दी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 जो कि बनी हुई थी और सप्लाई कर रही थी गैस, उसको उड़ा दिया मिस्टीरियसली तौर पर। ठीक है ना, आपको पता है कुछ महीने पहले उसको उड़ा दिया गया मिस्टीरियस तौर। अच्छा, अभी तक किसी को नहीं पता लगा कि उसको इसने किसको उड़ाया। अभी जर्मन इन्वेस्टिगेटर्स इन्होंने इन्वेस्ट किया, और इनके ताने बाने बोल रहे हैं कि पोलैंड की तरफ जाते हैं। अच्छा, पोलैंड अब सफाइयां देता फिर रहा है कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, नॉर्ड स्ट्रीम 1 मैंने नहीं उड़ाई। अच्छा, मैं भी आपको बता दूं तजिए के तौर पर कि ये वाकई में पोलैंड ने नहीं उड़ाई, पोलैंड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पोलैंड पे तो बेचारे पे इल्जाम डाल रहे हैं। ठीक है ना। पोलैंड का क्या मतलब, पोलैंड की क्या मजाल कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 1 को उड़ाए और जर्मनी की गैस बंद करे, क्योंकि रशिया से आती है वो भी। आप चेक करें दोनों तरफ मुल्क कौन से खड़े हैं।
उसको मिस्टीरियसली तौर पे उड़ा दिया। क्यों? क्योंकि जो बचे कुछ ही हमदर्दियाँ और बिज़नेस पार्टनरशिप में जो होता है ना, एक जी, रिलेशनशिप होता जी। है ना आपका, जो यूरोप का रशिया से बना हुआ था, वो भी डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। ताकि बिल्कुल यूरोप और रशिया को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, इनके कोई टाइज ना हो, उनके कोई बिजनेस पार्टनरशिप ना हो, और फिर यूक्रेन के जरिए जो कुछ हो रहा है, वो सब कुछ जो है, वो सैंक्शंस वगैरह जो है, वो मजीद जो है वो कर्टेलमेंट हो और मजीद इंसर्कलमेंट की जाए रशिया की। ये गेम ये चल रहा है यूरो एशिया में। जी, सलमान भाई, एक सवाल मेरा इससे मुताल्लिक वो जी। ये होगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पावर कॉरिडोर शिफ्ट हो रहे हैं, सऊदीया ईरान के मामला सेटल हो गए हैं, पाकिस्तान के भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मामला रशिया और चाइना की तरफ ही जाएंगे, तो एक रीजन, एक खत्ता जो है बहुत बड़ा रीजन है और बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो डू यू रियली थिंक कि आने वाले वक्तों में क्या यूरोप भी इस तरफ आने की कोशिश करेगा? क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि चाइना रशिया की तरफ से जो है वो, जैसे अब गैस के मामला इस तरह से भी आपने डिस्कस किया और दूसरी चीज़ें हैं, तो क्या स्टेबिलिटी के लिए क्या वो लोग इस तरफ देख सकते हैं? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? मेरे ख्याल में मैं बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ बगैर किसी तमीद के इसका। यूरोप को मैं देख रहा हूँ कि यूरोप में स्प्लिट होगा आने वाले दिनों में, व्हेन इट कम्स टू जॉइनिंग द कैंप्स। स्प्लिट ये होगा कि जो आपको वेस्टर्न यूरोप नजर आता है, जिसको आप डेवलप यूरोप बोलते हैं, फ्रांस, जर्मनी, हाँ जर्मनी अभी इनडिसाइसिव है अभी तक, लेकिन आप मत भूलें, कोई भी ब्लैक स्वान इवेंट हो जाता है और कोई भी इस तरीके का कोई इवेंट हो जाता है जिसमें आपको धक्का दे दिया जाता है दूसरे कैंप में। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू इसी वजह से हुई थी कि एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ था। ठीक है ना। आर्च ड्यूक था फर्डिनेंड, उसको सरायवो में, जो प्रेजेंट डे बोस्निया है, उसमें उसको असेसिनेट करा दिया था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का वो क्राउन प्रिंस था, और उसके ताने बाने मिलवा दिए थे रशिया से। वहां से गेम शुरू हुआ था। तो ये कोई ब्लैक स्वान इवेंट होता है, यानी अगर उनको उनको अगर लगेगा कि जर्मनी इंडिसाइसिव हो रहा है, यानी जर्मनी है ना अमेरिकन कैंप में पूरी तरीके से आना नहीं चाह रहा, वो थोड़ी सी हमदर्दियां रखता है वहां की, तो कोई ऐसा इवेंट करा दिया जाएगा और उसके ताने बाने रशिया से मिला दिए जाएंगे कि आपको मजबूरन अमेरिकन कैंप में आना पड़ेगा। ये मेरी बात आप गौर से सुन लें, ये ब्लैक स्वान इवेंट और ये जो होते हैं ना फॉल्स फ्लैग अटैक, ये कहीं भी होते हैं, और ये इसीलिए होते हैं कि आपको पुश कर देते हैं दूसरी तरफ धक्का। भाई, वजह पब्लिक की क्रिएट सेंटीमेंट वजह क्रिएट करते हैं, ग्लोबल कॉर्पोरेट मीडिया इनके हाथ में, वो बम्बार्टमेंट करेंगे इन्फॉर्मेशन की, हाँ भाई 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 रशिया है, रशिया है, रशिया है, रशिया। और आपको पता है फिर क्या होता है, फिर उस तरफ चली जाती है परसेप्शन। तो कहने का हमारे साथ भी हो रहा है ये लोकली, आपको पता ही है क्या हो रहा है अभी। तो हमारे यहाँ सब, जी, हमारा तो जी, मेन बिल्कुल। स्ट्रीम तोते की तरह बोल रहा है। ऐसा मैं तो लगाई है एक तस्वीर भी, पाइप पाइपर नहीं होता जैसे, वो जर्मन कहानी है कि वो बस जी, जहां जा जी। रहा है, और मतलब हमारी आवाम बोलती है हाँ बस यार यही है। तो ठीक है। खैर, शऊर वाले लोगों को बात समझ में भी आ रही है कि क्या हो रहा है, और किसी में अगर थोड़ा सा भी 2 मिनट्स की भी अकल है, उसको समझ में आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगली अगली जनरेशन जो है हमारी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है, यूरोप को मैं स्प्लिट होते हुए देख रहा हूँ अहमद। और मत भूलें कि कोई नई बात नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप स्प्लिट था, आपस में लड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्प्लिट था, आपस में लड़ा। और इस दफा जो वेस्टर्न यूरोप है, फ्रांस, यूके, यूके तो आपको पता है कि बी पार्टी है यूएसए की, तो उसको तो आपको पता ही है। ठीक है ना। तो आपको, और दूसरे अक्रॉस द अटलांटिक कनाडा को भी आप देखें, कनाडा का अपना कोई खाता नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक आप अकाउंट खुलाते हो तो एक क्लियरिंग अकाउंट खुद ही खुल जाता है। तो बेसिकली जी, अमेरिका का अकाउंट है और कनाडा उसका क्लियरिंग अकाउंट है। आप इससे ज्यादा कनाडा की फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है। ठीक है ना। उन ठीक है, हमारे कैनेडियन दोस्त भी हैं, कभी उनसे बात भी होती है मेरी, लेकिन मैं बोलता हूँ यार देखो यार, ये रियलिटी चेक यही है, आप समझो बात को। ठीक है। क्लियरिंग अकाउंट हो आप, आपकी क्या है फॉरेन पॉलिसी? अच्छा आप बता दो, चलो आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या है? कुछ भी नहीं है। सही है, अमेरिका जो बोलेगा आपने करना है। अच्छा, यूके भी अब वही बी पार्टी बन गया है। तो ये समझ लें, ये कॉमनवेल्थ की जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ये तो साथ रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी यही है। ठीक है। लेकिन अब यूरोप की जो आपने बात की है, तो इसमें आप फ्रांस, स्पेन, ठीक है ना, मतलब ये डेवलप वर्ल्ड जिसे आप बोलते हो यूरोप का, नीदरलैंड, वेस्टर्न यूरोप, ये है। लेकिन जो ईस्टर्न यूरोप है, हाँ वह मत भूलिए बात, वो आपको बहुत सारे ममालिक सरप्राइजिंगली रशियन और चाइनीज कैम्प में आते हुए नजर आएंगे। और उसकी वजूहत ये जी, भी है कि चाइना इन कंट्रीज में इन्वेस्ट भी कर रहा है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं, इकोनॉमिक कैपिटल भी लगा रहा है, जिस तरह हमारे यहाँ वो सी पैक बना रहा था। इट वॉज अ पास्ट। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उस पर क्या हुआ, वो कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया। सी पैक भी, किसी ने सुना है आपने सी पैक के बारे में आजकल? वो बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में चला गया। तो इसी तरीके से चाइना वहां पर भी वन बेल्ट और जो वन रोड का इनिशिएटिव था उसका, उसमें वो ईस्टर्न यूरोप तक का सारा चीजें हैं। और आपको सरप्राइजिंगली ईस्टर्न यूरोप जो है वो बहुत सारा ओवरवेलमिंगली
आपको नज़र आएगा खड़ा होके उनके साथ, चाइना और रशिया के साथ। लेकिन वेस्टर्न डेवलप यूरोप जो है जिसको आप कहते हैं, वो आपको खड़ा हुआ नज़र आएगा उस कैंप में। और ये फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान भी यूरोप में स्प्लिट हो रहा है। यूरोप पूरा का पूरा, ये मैं आपको बात बता दूं, आप लिख लें, यूरोप पूरा का पूरा किसी भी एक कैंप में नहीं जाएगा। ठीक। हाँ, किसी भी कैंप में नहीं जाएगा। ओके समझ सही। थैंक यू सो मच, आपने आंसर किया इस चीज़ का। तो जनाब, यही आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ को आप लोगों को पसंद आया होगा आज का प्रोग्राम, और इस हवाले से अगर आप लोग को ये क्वेश्चन करना चाहें तो ज़रूर आप हमें भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/तुरफ़ा-तमाशा। साथ साथ आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, twitter.com/तुरफ़ा-तमाशा हमारी आईडी है। और पिछले जितने भी एपिसोड्स हैं हमारे, वो आप देखने के लिए हमारे फेसबुक के ऊपर जा सकते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/आमिर जलील, वहाँ पर भी आपको तुरफ़ा तमाशा की तमाम तर पुरानी एपिसोड्स मिल जाएंगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज आमिर जलील साइनिंग ऑफ अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जुस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फर्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।